हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू अवर चैनल एजुकेशन पॉइंट में। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वेयर हाउस के फंक्शंस के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था वेयर हाउस के बारे में और उसकी टाइप्स के बारे में। सो आज हम पढ़ेंगे कि वेयर हाउस का फंक्शन क्या है, क्या काम हम परफॉर्म कर सकते हैं वेयर हाउस में। सिर्फ स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता है? जी नहीं, यहाँ पर उसके अलग अलग काम भी हम लोग वेयर हाउस में कर सकते हैं। तो वो किस तरह के काम, किस तरह से फंक्शन होते हैं, यहाँ पर 6 टाइप बताई गई है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे फंक्शन होते हैं। बेसिकली हम 6 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट यहाँ पर हमारा आता है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है कि हमने अलग अलग प्रोडक्ट्स को एक फाइनल गुड्स में बना के आगे उसको सेल किया है या आगे कस्टमर तक पहुँचाया है। सो यहाँ पर देखो, प्लांट ए, प्लांट बी, प्लांट सी अलग अलग कोई काम कर रहे हैं या फिर उन्होंने अपने गुड्स को कहाँ पे रखा है? वेयर हाउस में। ठीक है, वेयर हाउस के अंदर उसने अपने गुड्स को रख दिया। प्लांट ए, प्लांट बी, प्लांट सी, यानी कि 3 प्रोड्यूसर है, उसने अपने गुड्स को कहाँ रख दिया है? यहाँ पर वेयर हाउस के अंदर। सो वेयर हाउस के अंदर उन्होंने क्या किया कि जो अलग अलग प्रोडक्ट था उसका एक प्रोडक्ट बनाकर आगे हमने कस्टमर को सेल कर दिया। सो इसको हम क्या कहते हैं? कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन दैट मीन्स कि अलग अलग प्रोडक्ट से जिसको हमने एक प्रोडक्ट बना के आगे कंज्यूमर को सेल किया है, कंज्यूमर तक पहुंचाया है। क्लियर? सो अगर हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे हम लोग किसी फ्रेंड्स की पार्टी में जा रहे हैं, हमने उनको गिफ्ट देना है, तो गिफ्ट के बेसिस में हम क्या करते हैं? हम एक गिफ्ट देना ना, मतलब कि हमें ऐसा लगता है कि हम एक चीज़ दें उसको, या फिर हम ज्योमेट्री बुक्स दे देते हैं, या फिर हम उसको कोई टॉय दे देते हैं। तो ऐसा होता है कि हमें थोड़ा, हम चाहते हैं कुछ और इसमें ऐड करें, कुछ और चीज़ भी इसमें ऐड करें। तो हम गिफ्ट में 4-5 चीज़ें ऐड करके और उसको फाइनल वो चीज़ गिफ्ट दे देते हैं, अपने फ्रेंड को वो गिफ्ट दे देते हैं। सब यहाँ पर आपने देखा कि वहाँ पे मैंने एक चीज़ को नहीं पैक किया, वहाँ पे मैंने एक के साथ काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करके एक फाइनल गिफ्ट तैयार किया और अपने फ्रेंड को दिया। ठीक है, सो यहाँ पर जो अलग अलग आइटम्स मैंने ऐड की है, जैसे अगर मैंने उसमें कोई खाने वाली चीज़ें ऐड की है या फिर कोई डॉल ऐड की है, ज्योमेट्री बॉक्स ऐड किया है, तो इस तरह से चीज़ें जो है वो अलग अलग जो कंपनीज है, अलग अलग प्रोड्यूसर द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। सो वो अलग अलग प्रोड्यूसर से जो चीज़ें आई हैं उससे मैंने क्या किया है? अलग अलग चीज़ों को ज्वाइन किया है, कंबाइन किया है और एक फाइनल गिफ्ट में उसको कन्वर्ट कर दिया है। सो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? कंसोलिडेशन, वेयर हाउसिंग। सो अलग अलग चीज़ें थी, अलग अलग प्रोडक्शन में जो काम हो रहा है, तो अलग अलग उसके गुड्स से उसको हमने एक फाइनल प्रोडक्ट में उसको कन्वर्ट किया और आगे अपने कंज्यूमर तक सेल कर दिया। ठीक है, सो ये फर्स्ट पॉइंट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, सेकेंड हमारे यहाँ पे पॉइंट क्या है? ब्रेक द बल्क। ब्रेक द बल्क का मतलब क्या होता है? ब्रेक का मतलब क्या होता है? तोड़ना। और बल्क का मतलब क्या होता है? एक बहुत ही बड़ी क्वांटिटी, बहुत ही बड़ा जो है बल्क में कुछ सामान है। ठीक है, सो यहाँ पर देखो, प्लांट ए है, ब्रेक द बल्क यानी कि वेयर हाउस के अंदर हमने क्या किया? ब्रेक किया है किसी क्वांटिटी को, किसी ह्यूज अमाउंट ऑफ क्वांटिटी को हमने क्या किया? यहाँ पर ब्रेक कर दिया है एंड देन हमने अपने कंज्यूमर तक उसको पहुँचाया है। अब देखो, ये प्लांट कौन सा है? इस प्लांट को हम समझ लेते हैं कोई स्टील बनाने वाली कंपनी है। ठीक है, स्टील बनाने वाली कोई कंपनी है जो कि स्टील्स को क्रिएट कर रही है। अब इतना सारा स्टील जो है वो हमने कहाँ पे रखा है? वेयर हाउस के अंदर। सो वेयर हाउस के अंदर तो अगर कोई कस्टमर स्टील को परचेज करने आता है, स्टील लेने आता है, तो उस केस में हम सारा अमाउंट एक कस्टमर को तो देते नहीं हैं, तो स्टील के पार्ट्स कर देते हैं। तो जो बल्क में अमाउंट होता है, जो बल्क में हमारा स्टील है, वो अलग अलग कस्टमर ले जाते हैं जिसको उसकी नीड होती है। जितने भी कस्टमर को उसकी नीड होगी तो ऑब्वियसली वो वहाँ पर आएंगे और वहाँ से ले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है? एक बल्क में स्टील है, यहाँ पे स्टील की बात की गई है, तो हमारे पास यहाँ पे जो स्टील है उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, तो वो हम कंज्यूमर तक किस तरह से पहुँचाते हैं? इन द फॉर्म ऑफ पार्ट्स में, ब्रेक करके। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि हमारे पास एक कंपनी है जिसने सेम चीज़ बनाई है इन द फॉर्म ऑफ बल्क, बल्क में उस चीज़ को क्रिएट किया है और हमने उस कस्टमर को किस तरह से पहुँचाया है? उसको ब्रेक करके पहुँचाया है। ठीक है, उसको तोड़ कर पहुँचाया है, क्योंकि कस्टमर को जितनी क्वांटिटी की नीड होगी वो उतना ही परचेज करेगा ऑब्वियसली। सो उस केस में हमने उसको क्या कर दिया है? ब्रेक कर दिया है। क्लियर? सो ये जो है ये इसका बिल्कुल ऑपोजिट था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो,
यहाँ पर अलग अलग कंपनी थी जो कि अपने सामान को यहाँ पर लेकर आती थी, वेयर हाउस में स्टोर करती थी और वो एक फाइनल गुड्स में बना के उसको सेल कर देते थे। यहाँ पर एक कंपनी है जो कि अपना सामान बल्क में लेके आ रही है और अलग अलग जो कस्टमर है उनको सेल कर रही है, ठीक है। तो ये उसका क्या है, उलट है, उसका रिवर्स है। सो थर्ड पॉइंट यहाँ पे पढ़ते हैं, यहाँ पे स्टॉक पाइलिंग। स्टॉक पाइलिंग का मतलब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ सीजनल स्टोरेज। सो ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो वेयर हाउस होता है बेसिकली उसमें हम और क्या कर सकते हैं, सीजनल स्टोरेज करते हैं। जब सीजन आएगा हम अपने हिसाब से प्रोडक्शन करनी शुरू कर देते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चर जो होता है चीज़ों को बनाना शुरू कर देता है और वेयर हाउस में वो स्टोर करना शुरू हो जाता है। और उसके बाद जब उसका सीज़न आता है, उस प्रोडक्ट का जब सीज़न आता है तो तब तक उस चीज़ को वहाँ पे स्टोर रखता है, इसमें वेयर हाउस के अंदर उस चीज़ों को स्टोर रखता है। जब सीज़न आएगा तब उसको वो कंज्यूमर को पहुँचा देगा। क्लियर? सो आई होप आपको ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए हों। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वैल्यू एडेड सर्विस। वैल्यू एडेड सर्विसेज क्या होता है? सो यहाँ पर देखो, जब हमने कोई प्रोडक्ट क्रिएट किया, कोई प्रोड्यूसर ने कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है, मैन्युफैक्चरर ने किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया है, उसके बाद उसने उस प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए कहाँ पे रख दिया, वेयर हाउस में रख दिया। वेयर हाउस में रखते रखते उन्होंने कहा कि चलो अब ये सामान यहाँ पर तो है ही है, हम इसके साथ कुछ ऐड करते हैं। यहाँ पर क्या करना शुरू कर देते हैं, वहाँ पे पैकेजिंग करनी शुरू कर देते हैं। ऑब्वियसली अगर कोई प्रोडक्ट बनाया गया है तो उसकी पैकिंग भी करनी पड़ेगी, उसके ऊपर लेबल भी लगाना पड़ेगा, उसकी और भी कुछ वैल्यू जो है वो ऐड करनी होगी। सो यहाँ पर वैल्यू एडिट का मतलब क्या होता है कि वेयर हाउस सिर्फ स्टोरेज के लिए यूज़ नहीं किया जाने वाला है, वहाँ पर हम कुछ वैल्यू सर्विसेज ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो किस तरह से वैल्यू सर्विसेज ऐड करने वाले हैं, हम पैकेजिंग करके, ठीक है, प्रोडक्ट की पैकेजिंग कर सकते हैं, हम वहाँ पे लेबलिंग कर सकते हैं, अपनी कंपनी का लेबल लगा सकते हैं, मिक्सिंग कर सकते हैं। कुछ 4-5 चीज़ें हैं जिसको हम मिक्स करके और एक फाइनल प्रोडक्ट में क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो कुछ ऐसा कंपनीज होती है जहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल बन जाता है तो वो क्या करते हैं, मिक्स चीज़ों को क्रिएट करने लग पड़ती हैं, ठीक है। तो वो मिक्स चीज़ प्रोडक्ट बना के आगे फर्दर सेल कर देते हैं। जैसे अगर हम मिक्सिंग के एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे आप स्वीट शॉप में जाते हो, स्वीट शॉप में आपको सिमिलर चीज़ की मिठाई भी मिल जाती है, लेकिन अगर आप कहते हो कि मुझे मिक्स चाहिए तो वहाँ पर मिक्स स्वीट भी मिल जाती है, वो आपको सभी जो उनकी स्वीट्स होती है वो मिक्स करके आपको दे देते हैं, राइट। सो इस तरह से क्या होता है, हम मिक्सिंग भी कर सकते हैं और उसके बाद है ग्रेडिंग भी कर सकते हैं। ग्रेडिंग इन द सेंस कि जैसी प्रोडक्ट होगा उसकी जो हमने ग्रेड है वो अलग से कर दिया। जैसे कुछ प्रोडक्ट है जो बहुत ही हाई क्वालिटी के हैं, प्रोडक्शन वाले प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन प्रोड्यूस करते करते जो कुछ प्रोडक्ट है उनमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है या फिर कुछ भी उनमें कुछ खराबी आ गई है कुछ 1-2 प्रोडक्ट में, या कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जो सही तरह से नहीं बन पाए हैं, तो वो क्या करते हैं, जो अच्छे प्रोडक्ट होते हैं, जो गुड क्वालिटी के होते हैं, वो वन साइड पे रख देते हैं, जिनमें थोड़ा क्रैक होता है वो एक साइड पे रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ग्रेडिंग कर सकते हैं कि ये वाले प्रोडक्ट बिल्कुल सही है और ये इसमें थोड़ा सा क्रैक है, तो उस तरह से वो चीज़ों को जो ग्रेडिंग अरेंजमेंट करके रख देते हैं। उसके साथ रीपैकेजिंग। रीपैकेजिंग का मतलब आप देखो, यहाँ पर हमने पैकेजिंग तो पढ़ लिया कि हाँ वेयर हाउस में पैकेजिंग होती है, लेकिन वेयर हाउस में रीपैकेजिंग किस तरह से होती है। जैसे मान लीजिए कि मैं कोई बच्चों के लिए टॉयज़ जो है वो उसका बिजनेस करती हूँ, बच्चों के टॉयज़ को रखा हुआ मैंने, तो इस केस में जो टॉयज़ हैं वो मेरी खुद की कंपनी के नहीं है, वो मैं अलग अलग कंपनीज़ के लेके आ रही हूँ। मेरी कंपनी का नाम कुछ और है, ठीक है, मेरी कंपनी का नाम ABC टॉयज़ है, ठीक है, किड्स टॉय, ABC किड्स टॉय मेरी कंपनी का नाम है। सो उस केस में मैं क्या करूँगी, जहाँ से मैं वो टॉयज़ लेके आ रही हूँ उनके लेबल्स हटा के, उनकी पैकेजिंग हटा के मैं अपनी पैकेजिंग कर दूँगी, ठीक है। सो ये सारे काम मैं कहाँ कर सकती हूँ, वेयर हाउस के अंदर कर सकती हूँ, क्योंकि ओपन एरिया में करूँगी तो ऑब्वियसली जो कस्टमर है उनको पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट कहीं और से आ रहा है, ये अपने लेबल्स लगा रहा है, अपनी पैकेजिंग कर रहा है। सो उस केस में ये काम मैं कहाँ करने वाली हूँ, वेयर हाउस के अंदर। तो मैं प्रोडक्ट जो टॉयज़ है वो किसी कंपनी से मंगवाती हूँ, किसी भी जगह से मंगवाती हूँ और वहाँ पर मैं अपने रीपैकेजिंग कर देती हूँ, वहाँ पर रीलेबलिंग कर देती हूँ, तो उसको अपनी कंपनी का नाम दे देती हूँ, ठीक है। सो ये सब काम हम कहाँ कर सकते हैं, वैल्यू एडेड हम कहाँ कर रहे हैं, ये वेयर हाउस के अंदर। सो वेयर हाउस में हम वैल्यू एडेड सर्विस को भी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आता है प्राइस स्टेबलाइजेशन। प्राइस स्टेबलाइजेशन क्या होता है, अब यहाँ पर कहते हैं
प्राइस बहुत ही मैटर करता है किसी भी चीज़ में, किसी भी बिजनेस में प्राइस बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। तो यहाँ पर वो क्या कहता है, सप्लाई ऑफ गुड विद डिमांड। अब वो कहता है कि हम सप्लाई कब करें गुड्स की, जब उसकी डिमांड होती है। ऑब्वियसली जब हम बिना डिमांड के कोई चीज़ को सप्लाई करने वाले हैं तो वो चीज़ की हमें जो प्राइस है वो नहीं मिलने वाली, उसकी जो कॉस्ट है हमें अच्छे से नहीं मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर डिमांड है मार्केट में और उस टाइम पे हमने उस चीज़ की सप्लाई किया तो हमारी जो इनकम है, जो प्राइस है, वो भी हमें सही तरीके के साथ मिल सकती है। सो यहाँ पर वो कहता है कि अगर तो डिमांड इंक्रीज है, ठीक है, तो उस टाइम में हमारा प्राइस भी इंक्रीज ही रहता है, ठीक है। अगर हमारी डिमांड ही नहीं है, मार्केट में किसी चीज़ की डिमांड ही नहीं है, तो प्राइस वहाँ पर क्या होता है, डिक्रीज होगा। क्योंकि वहाँ पर पता है कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे हम किसी शॉप पे जा रहे हैं, किसी चीज़ की जो एक्सपायरी डेट आने वाली है, डिमांड भी नहीं है उस चीज़ की, तो हमें पता है कि कुछ समय के बाद ये तो बेकार होने वाला, एक्सपायर हो जाएगा, हमारे किसी काम नहीं आने वाला, तो हम क्या करेंगे, उसको कम प्राइस पे भी सेल कर देंगे, भी ले जाओ इसको, क्योंकि उसकी डिमांड तो है नहीं, लोगों ने तो इतना खरीदना नहीं है। सो एक दो जो आते हैं लेने के लिए, जिस भी पर्सन को उसकी नीड है, सो अकॉर्डिंग हम उसको सेल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड भी नहीं है और उसकी एक्सपायरी डेट भी सामने है। सो यहाँ पर अगर डिमांड नहीं है तो प्राइस भी हम लोग क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। उसी के साथ वो कहता है अगर सप्लाई आपकी इंक्रीज हो रही है, अगर ज़्यादा सप्लाई हो रही है, तो उस केस में हमारा प्राइस क्या हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है। सप्लाई इंक्रीज और प्राइस डिक्रीज, ठीक है। अब जैसे आप लोग मार्केट में जाते हो, कपड़े लेने जाते हो, अलग अलग शॉप्स होती है, अलग अलग चीज़ें रखी होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे सेम होती है। अगर फ्रॉक आप एक जगह से लेने जाओ, दूसरी जगह से लेने जाओ, चीज़ का फ़र्क होता है, लेकिन वहाँ पे प्राइस का भी डिफरेंस होता है। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है कि सप्लाई तो ज़्यादा है, लेकिन प्राइस क्या है, वहाँ पर डिक्रीज होने लग पड़ता है, क्योंकि सिमिलर चीज़ है सबके पास, उसके पास भी सेम प्रोडक्ट है, सेकंड पर्सन के पास भी सेम प्रोडक्ट है। तो उस केस में क्या होता है कि वो सप्लाई तो हमारी इंक्रीज हो रही है, लेकिन वहाँ पे प्राइस जो है वो डिक्रीज शुरू हो जाता है। कोई पर्सन कहता है कि हम आपको उससे कम दे देंगे, हम आपसे उससे कम दे देंगे, तो उस केस में हमारे यहाँ क्या हो गया, प्राइस डिक्रीज हो गई, क्योंकि इस केस में हमारा सप्लाई बहुत ज़्यादा है। सो अगर सप्लाई डिक्रीज होगी तो प्राइस ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगी। सप्लाई नहीं है, उसके पास वो प्रोडक्ट है, सेकंड पर्सन के पास वो प्रोडक्ट नहीं है, तो उस केस में वो अपने प्राइस इंक्रीज करके बताएगा। क्लियर? सो ये क्या है, प्राइस स्टेबलेशन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द केस ऑफ हमारे वेयर हाउस में, ठीक है। तो लोग वेयर हाउस का यूज़ इसीलिए करते हैं कि जब उसका राइट टाइम आएगा किसी प्रोडक्ट को सेल करने का, हम उसी टाइम पे उसकी सप्लाई करेंगे, तो हमारी जो हमारे बेटर कॉस्ट है वो हमें मिल पाएंगी। क्लियर? सो लास्ट हमारे यहाँ पे आता है फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग क्या है, एडवांस मनी टू द ऑनर ऑन सिक्योरिटी। अब यहाँ पर देखो, कोई पर्सन है, सपोज प्लांट ए है, ठीक है, प्लांट ए कंपनी है जिसने कि अपने प्रोडक्ट्स को कहाँ रखा है, वेयर हाउस के अंदर, ठीक है। वेयर हाउस में वो क्या कर रहा है, वहाँ पे स्टोर कर रहा है। इस पर्सन को ज़रूरत है पैसे की, तो ये क्या करेगा, वो उसको क्या कर देगा, यहाँ पर पैसे किस फॉर्म में दे देगा, लोन की फॉर्म में दे देगा। क्योंकि उसके पास क्या है, वेयर हाउस के पास क्या है, वेयर हाउस के ओनर के पास क्या है, उसकी सिक्योरिटी पड़ी हुई है, किसकी फॉर्म में, प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो यहाँ पर उसके प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, ठीक है, तो उसने उसको लोन दे दिया। अगर उसको नीड होती है पैसों की, तो वो उसको क्या दे देगा, यहाँ पर लोन प्रोवाइड कर देगा। क्योंकि अगर उसको कल को कोई लॉस हो भी जाता है, इस ऑनर को, वेयर हाउस के ऑनर को कोई लॉस हो जाता है, तो वो उसके प्रोडक्ट को सेल करके अपने लॉस को कवर कर सकता है। सो उसी तरह से जो वेयर हाउस है वो अपने कंज्यूमर के साथ भी ये चीज़ कर सकता है, ठीक है। कस्टमर आया, उसने यहाँ से प्रोडक्ट लिए, लेकिन कस्टमर के पास क्या है, यहाँ पर पैसे नहीं है देने के लिए, तो वो कहता है कुछ समय के बाद मैं आपको दे दूँगा। तो वो क्या करता है, उसको क्रेडिट पे वो चीज़ प्रोवाइड कर देता है, वो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर देता है, क्योंकि उसका रेगुलर कस्टमर है, उसी से प्रोडक्ट लेके जाता है। सो उस केस में उसने फेथ के बेसिस पे उसको क्या दे दिया, वहाँ पे प्रोडक्ट प्रोवाइड कर दिया। और क्यों दिया, फ्री दे दिया उसको। सो यहाँ पे फाइनेंसिंग का मतलब क्या है कि अगर इन द केस ऑफ
हमें फाइनेंस की ज़रूरत पड़ जाती है, हमारे पास पैसा नहीं होता है, तो उस केस में हमें वेयर हाउस के ऑनर जो है वहाँ पे हेल्प कर देते हैं। क्लियर? सो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि हमारे वेयर हाउस के फंक्शंस थे, कौन कौन से फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है वेयर हाउस। तो अगर आपको ये क्लियर हो गया हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे